जोहार, जय निवासी, मैं रविंद्र ने, आप देख रहे हैं एमएन टीवी। राज्य के नागरिकों को देश के संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार चलाने हेतु अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार को मताधिकार यानी फ्रेंचाइज कहा जाता है। जनतांत्रिक प्रणाली में इसका बहुत महत्व होता है। जनतंत्र की नींव मताधिकार पर रखी जाती है। इस प्रणाली पर आधारित समाज और शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जिस देश में जितने अधिक नागरिकों को मताधिकार प्राप्त रहता है, उस देश को उतना ही अधिक जनतांत्रिक समझा जाता है। इस प्रकार हमारे देश संसार के लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ मताधिकार प्राप्त नागरिकों की संख्या विश्व में सबसे बड़ी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 325, 326 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिकों को जो पागल या अपराधी ना हो, मताधिकार प्राप्त है। किसी नागरिकों को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग के भेदभाव कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नया संविधान लागू होने के पूर्व भारत में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार केवल 13% जनता को मताधिकार प्राप्त था। मतदाता की अर्हता प्राप्त करने की बड़ी शर्तें थी। केवल अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया था। रियासतों के राजा महाराजा और जो टैक्स दे सकते हैं, उनको ही मत देने का अधिकार था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो 4 अधिकार भारतीयों के लिए लाए थे, उसमें 1 करोड़ मताधिकार भी था। हमारे लोग ब्राह्मणों द्वारा मतदान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस मतदान शब्द में ब्राह्मणवादी व्यवस्था मजबूत होती है और उस व्यवस्था को हमारे लोग मजबूत करते हैं। इसलिए तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ब्राह्मणों को कलम कसाई कहते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से उम्र के 21 साल के युवकों को वोट देने का अधिकार मिला। बाद में राजीव गांधी के समय उन्होंने 18 साल के युवकों को पूर्ण मताधिकार दिया। ये राजीव गांधी का निर्णय वैसे गलत लगता है, क्योंकि तर्क के आधार पर वो गलत हो जाता है। शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल बताई और यह दलील दी जाती है कि पुरुषों की शारीरिक और मानसिक रूप में 21 साल की उम्र में अच्छी अवस्था आती है, तभी शादी करना चाहिए। तो वोट देने का अधिकार 18 साल में क्यों दिया? क्या उनकी मानसिक अवस्था निर्माण होती है अच्छी? आज भी गांव में ब्राह्मणवादी व्यवस्था चलते है। पुरुषों ने अपने महिलाओं को गुलाम बना के रखा है। जहां अपना साथीदार पति तय करने का अधिकार किसी बेटी और बहन को नहीं है, तो क्या 18 साल की लड़की देश दुनिया से दूर रहने वाली अपना प्रतिनिधि चुन सकती है? इस उम्र में उनका मन मस्तिष्क ठीक नहीं होता है। हम सोशल मीडिया पर कई सालों से एक्टिव है। हम देखते हैं कि सभी दलों और विचारधारा के भक्तों की फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बाढ़ आ गई है। उनकी उम्र में ज्यादातर इसी उम्र के आसपास के लड़के और लड़कियां होती है। संविधान क्या है, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुष क्या है, उनका आंदोलन क्या है, उनका कार्य क्या है, इनकी जानकारी वास्तविक में उनको नहीं होती है। आजादी के पहले गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो पुरुष 200 रुपए कमाता है और 15 रुपए टैक्स देता है, उनको ही मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। यानी महिलाओं को मत देने का अधिकार ना मिले, ऐसा तिलक महाराज कह रहे थे। गांधी जी भी महिलाओं को वोट देने के अधिकार के पक्ष में कतई नहीं थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता
गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता है? अनुसूचित जाति के लोगों को स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र देने का समय आया था, उसका भी विरोध उन्होंने किया, उनके पक्ष में नहीं थे। प्रौढ़ मताधिकार का समय आया, वो भी उसके पक्ष में नहीं थे। वन वोट वन वैल्यू के पक्ष में नहीं थे। और महिलाओं को मत देने का अधिकार आया, उसके भी पक्ष में गांधी जी नहीं थे। इसमें विशेषता वे लोग थे कि जिनके कंधों पर विदेशी शासन टिका हुआ था, यानी अंग्रेजों का शासन टिकाया था। वो रियासतें राजा महाराजा और ब्राह्मणों की थी और उनके भरोसे उनका शासन टिका हुआ था। अन्य पश्चिमी देशों में जनतांत्रिक प्रणाली अब पूर्ण विकसित हो चुकी थी। एकाएक सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार नहीं प्रदान किया गया। धीरे धीरे सदियों में उन्होंने अपने सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार दिया। कहीं कहीं तो अभी भी मताधिकार के मामले में रंग जाति भेद बरता जाता है, परंतु भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मानते हुए और व्यक्ति की महत्ता को स्वीकारते हुए अमीर गरीब के अंतर को, धर्म जाति संप्रदाय के अंतर को तथा स्त्री पुरुषों के अंतर को, इन अंतर को मिटाकर प्रत्येक वयस्क नागरिकों को देश की सरकार बनाने के लिए अथवा अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए मत देने का अधिकार दिया। यह अधिकार उनके लिए अमूल्य है। अमेरिका को देश की महिलाओं को समान वोटिंग अधिकार देने के लिए 144 साल लग गए। ब्रिटेन को महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने के लिए लगभग एक सदी का समय लगा। स्विट्जरलैंड के कुछ इलाकों में महिलाओं को वोट देने के लिए 1974 निकला, लेकिन भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार उसी दिन मिल गया जिस दिन इस देश का निर्माण हुआ, जन्म हुआ। और 1952 में जब भारत का संविधान निर्माण हुआ और उस संविधान तहत सभी वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। भारत में एक गहन शोध के बाद एक लेखिका डॉक्टर ऑर्निविट शेनी ने एक इस विषय पर किताब लिखी है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में महात्मा गांधी ने वोटिंग का अधिकार पाने में महिलाओं को समर्थन नहीं दिया था। गांधी जी का कहना था औपनिवेशिक शासकों से लड़ने के लिए उन्होंने पुरुषों की मदद करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। इतिहासकार गेराल्डीन फॉर्ब्स लिखती है, भारतीय महिला संगठनों को महिलाओं को मतदान का अधिकार जो मिलना चाहिए उसके लिए बड़ा मुश्किल काम किया, बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़नी पड़ी। साल 1921 को बॉम्बे और मद्रास में, यानी आज के मुंबई और चेन्नई में उनके सीमित तौर पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। बाद में 1923 से 1930 के बीच 7 अन्य प्रांतों में भी महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार मिला था। डॉक्टर फोर्ब्स अपनी किताब में, इस किताब का नाम है वुमेन्स इन मॉडर्न इंडिया, इस किताब में वो लिखती है, ब्रिटेनी हाउस ऑफ कॉमन्स ने महिलाओं के लिए वोटिंग के अधिकार की मांग करने वाले भारतीय और ब्रिटेनी महिला संगठनों की जो मांग की थी, उस मांग को नजरअंदाज किया गया। महिलाओं से भेदभाव और उनकी पर्दे में रहने से इस फैसले के पर उनकी आसान दलील थी। अधिकार से वंचित करने की कई दलीलें डॉक्टर फोर्ब्स लिखती है। साफ तौर ब्रितानी शासकों ने अल्पसंख्यकों के अधिकार के तौर पर केवल पुरुष अल्पसंख्यक को ही यह अधिकार दिया और यह अधिकार देने का वादा किया था। महिलाओं के मामले में उन्होंने कुछ भी वादा भी नहीं किया और उनको अधिकार भी नहीं दिया। पूरी महिलाओं को इस बहाने अधिकार से वंचित किया था। औपनिवेशिक प्रशासकों और विधायकों दोनों ने ही मताधिकार की सीमाओं को बढ़ाने का काम नहीं किया, उसका विरोध किया। डॉक्टर फोर्ब्स के अनुसार वोटिंग का विरोध करने वाले महिलाओं को कमतर आंकते थे
और सार्वजनिक मामलों में उन्हें अक्षम मानते थे। कुछ लोगों का कहना था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने से पति और बच्चों की उपेक्षा होगी। और लिखती है कि एक सज्जन ने तो यहां तक कह दिया कि राजनीतिक काम करने से महिलाएं स्तनपान कराने में असमर्थ हो जाएगी। बेशक महिलाओं के हकों की लड़ाई आज भी जारी है। साल 1966 से भारत की संसद के निचले सदन में 33% सीटें महिलाओं को आरक्षित करने के लिए एक बिल लाया था। उसका कड़ा विरोध आज भी है और वो बिल अभी भी लटका हुआ है। आज पहले से कहीं अधिक महिलाएं वोट करने जाती है, कभी कभी तो पुरुषों से अधिक वोट करती है और उनकी संख्या ज्यादा दिखती है, लेकिन वो चुनाव में उम्मीदवार के रूप में कम नजर आती है। 2017 में जारी की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने ये कहा कि भारत की संसद जो है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भारत की जो संसद है, पूरी दुनिया के 190 देशों में भारत का 148वां स्थान है। 543 सदस्य वाली संसद में केवल महिला 64 सीटें पर है। जिस देश का ब्राह्मणों का धर्म कहता है यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, और उन्हीं महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से बड़े पैमाने पे वंचित किया जाता है। जिसमें जिन राजनीतिक दलों की मुखिया महिला है, उन्होंने भी अपने दलों में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ाई नहीं है। फिर वो कांग्रेस की इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी, बसपा की सुप्रीमो मायावती, एआईडीएमके की द्रविड़ आंदोलन से आई जयललिता, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, इन्होंने अपने पार्टी में महिलाओं की संख्या यानी सांसद बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए कभी भी बढ़ाई नहीं है, उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं बहाल किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, इस संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय का संविधान है और कहते थे कि इस पर अमल होगा तो देश बढ़ेगा। देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, उनको अपना प्रतिनिधित्व संख्या के